जगमोहन खामोशी से देवराज चौहान का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट तक पहुंचा था। देवराज चौहान के रेस्टोरेंट में जाने के बाद जगमोहन ने ऐसी जगह कार पार्क की जहां से रेस्टोरेंट का प्रवेश द्वार स्पष्ट नजर आता था। तभी जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। देखते ही देखते एक कार रेस्टोरेंट की साइड में रुकी और उसमें से जो व्यक्ति उतरकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा था वो वैसा ही था जैसा कि देवराज चौहान ने छड़ी वाले का हुलिया बताया था। हाथ में छड़ी, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी, बदन पर सूट। जगमोहन आंखें सिकोड़े उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं कर गया। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो देवराज चौहान के पीछे पीछे ही वहां तक आया है। जगमोहन का काम छड़ी वाले का पीछा करना था। उसके बारे में जानकारी पानी थी कि वो कौन है, इसलिए वो कार में ही बैठा छड़ी वाले के बाहर आने का इंतजार करने लगा। और 1 घंटे बाद वो बाहर निकला। बाहर निकलकर छड़ी वाले को तेजी से कार की तरफ बढ़ते देखा तो जगमोहन ने अपनी कार स्टार्ट करते हुए रेस्टोरेंट के दरवाजे पर निगाह मारी। देवराज चौहान नजर नहीं आया। छड़ी वाला अपनी कार में बैठ चुका था। तभी उसकी कार का पीछे वाला दरवाजा खुला और कोई भीतर आ बैठा। जगमोहन ने चौंक कर गर्दन घुमाई तो पाया कि कार में बैठने वाला कोई छटा हुआ बदमाश लग रहा था। बाहर निकलो, जगमोहन दांत भींच कर गुर्राया। मुझे विजय चौक जाना है, उसने शांत स्वर में कहा। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, निकलो यहां से, ये टैक्सी नहीं है। कहने के साथ ही जगमोहन ने सामने निगाह मारी तो उसने छड़ी वाले की कार को आगे बढ़ते देखा। दांत भींचकर जगमोहन ने कार आगे बढ़ाई और उस कार के पीछे लग गया। वेरी गुड, पीछे बैठा बदमाश कह उठा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कार में बैठा हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें टैक्सी से डबल किराया दूंगा। पहला मौका मिलते ही तुझे लात मारकर कार से बाहर ना निकाला तो कहना, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। जवाब में वो सिर्फ हंसकर रह गया। जगमोहन कुछ आगे जा रही कार का सावधानी से पीछा कर रहा था। आगे से बाएं मोड़ लेना, एकाएक बदमाश ने कहा। तेरे बाप का नौकर हूं क्या? हो? क्या नौकर? मेरे बाप का? कहने के साथ ही उसने रिवॉल्वर निकाली और जगमोहन की गर्दन से लगा दी। ये है मेरा बाप, अच्छी तरह से पहचान लो इसे। जगमोहन मन ही मन जोरों से चौंका, आंखें सिकुड़ी। मेरा बाप तो गोरा है, ये तो मेरा बाप तो गोरा था, ये तो काला है। तेरी तलाश में सॉरी, तेरा बाप तो गोरा था, ये तो काला है। तेरी तलाश में धूप में भटकते हुए ये काला पड़ गया है, बदमाश दांत भींच कर बोला। जगमोहन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो छड़ी वाले का पीछा कर रहा है और ठीक मौके पर यह बदमाश रिवॉल्वर के दम पर उसे बाईं तरफ मोड़ने को कह रहा है, और बाईं तरफ वाला वो मोड़ करीब आता जा रहा था। छड़ी वाले की कार बराबर फासले पर आगे जा रही थी। क्या मालूम वो भी बाईं तरफ मुड़ता है या फिर उसे अगली कार का पीछा करने के लिए रोका जा रहा है। कौन हो तुम? जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। तेरे बाप के साथ हूं तो जाहिर है तेरे बाप का यार ही होऊंगा, उसने व्यंग से कहा। मुझे पक्का विश्वास है ये काले चेहरे वाला तेरा ही बाप है। इस बात का फैसला बाद में कर लेंगे। कहने के साथ ही उसने रिवॉल्वर की नाल का दबाव जगमोहन की गर्दन पर बढ़ाया। टर्न आ गया है, बाईं तरफ ले ले। जगमोहन ने महसूस किया कि आगे वाली कार जैसे सीधी जा रही है। मैंने सीधा जाना है। चुप, डबल किराया दे रहा हूं, वो गुर्राया। मेरी मर्जी चलेगी। तेरे बाप का राज है? जगमोहन दांत किटकिटा उठा। नहीं, तेरे बाप का राज है जो तेरी गर्दन पर चढ़ा बैठा है। इसके साथ ही उसने रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाया। जगमोहन के होंठ भिज गए। मोड़ आ गया है, एकाएक वो कहर भरे स्वर में कह उठा। डबल किराया लेना चाहते हो या अपने बाप के गले लगना चाहते हो? जल्दी फैसला करो।
इस बार उसकी आवाज में झलके मौत के भाव को जगमोहन ने साफ महसूस किया। वो समझ गया कि उसे छड़ी वाले की कार का पीछा करने से रोके जा रहा है, और कोई रास्ता न पाकर ना चाहते हुए भी जगमोहन को उसके कहे मुताबिक कार को बाईं तरफ मोड़ना पड़ा। छड़ी वाले की कार सीधी निकलती चली गई। मानना पड़ेगा, अपने बाप की आदत को खूब पहचानते हो, फौरन कहना माना। दांत भींचकर वह दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। रिवॉल्वर की नाल अभी भी उसकी गर्दन से सटी हुई थी और कार तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। मेरे ख्याल में तुमने जो करना था वो कर लिया, अब मेरी कार से उतरो। बदमाश जवाब में हंसकर रह गया। ठीक तभी स्पीड पर जा रही तेज कार के ब्रेक दब गए। कार के टायर तेजी से चीखे और तीव्र झटके के साथ कार सड़क के किनारे की तरफ मुड़ती हुई रुक गई। ये सब होते ही पीछे वाली सीट पर बैठे बदमाश का बैलेंस बिगड़ा। वो झटके के साथ आधा आगे आ गया। रिवॉल्वर वाला हाथ भी आगे आया और स्टीयरिंग से जा लगा। जगमोहन ने फौरन उसके रिवॉल्वर वाली कलाई थामी और उसका हाथ जोरों से स्टीयरिंग पर मारा तो बदमाश के होंठों से कराह निकली। रिवॉल्वर छूटकर नीचे जा गिरा। जगमोहन फुर्ती से पलटा और जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारा। वो चीखता हुआ पीछे वाली सीट पर जा गिरा। जगमोहन दांत भींचकर फौरन पलटा और पुष्ट पार करता हुआ बदमाश पर जा गिरा। उसके बाद एक कई घूंसे उसके चेहरे पर जड़ दिए। बदमाश चीखने लगा। उसका चेहरा खून से भर गया। आते जाते वाहन और लोग रुककर ये सब देखने लगे थे, परंतु किसी ने भी आगे बढ़कर बीच में दखल देने की कोशिश नहीं की। बोल, जगमोहन दांत भींचकर गुर्राया। वो काला वाला तेरा बाप है या मेरा? मेरा, बदमाश के होंठों से थरथराता स्वर निकला। तो फिर मुझे उसकी गोद में क्यों बिठाने पर लगा था? जगमोहन ने दांत भींचकर एक और घूंसा उसके चेहरे पर नहीं मारा। तू आगे वाली कार से मेरा पीछा क्यों छुड़ाया? तूने आगे वाली कार से मेरा पीछा क्यों छुड़ाया? मैंने नहीं, मैं। सच बोल, जगमोहन गुर्राया। मुझे इसके लिए पैसे दिए गए थे, वो जल्दी से बोला। तुम्हारा चेहरा दिखाकर कहा गया था कि अगर तुम उस कार का पीछा करो तो तुम्हें रोकना है। किसने दिए पैसे? मैं नहीं जानता उसे। मेरा काम तो पैसे लेकर काम करना है। उसके होंठ और दांत खून से सन चुके थे। उल्लू का पट्टा, जगमोहन ने दांत भींचकर कहा और कार का दरवाजा खोलकर उसे टांग से घसीटकर बाहर निकाला और फिर कार में बैठते हुए तेजी से कार आगे बढ़ा दी। जगमोहन के चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ था। अच्छा भला शिकार नजरों में आ गया था, लेकिन उस बदमाश की वजह से सब कुछ खराब हो गया। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से मोबाइल फोन निकालकर देवराज चौहान से संबंध स्थापित किया। उसकी आवाज सुनते ही देवराज चौहान ने पूछा, छड़ी वाले का पीछा किया? या, जगमोहन उखड़े स्वर में बोला। लेकिन गड़बड़ हो गई। कहने के साथ ही जगमोहन ने फोन पर ही देवराज चौहान को सब कुछ बताया। कोई बात नहीं, उसका पीछा करने का आज एक और मौका मिलेगा। शाम को 7 बजे वहीं पहुंच जाना। मैं वहां से निकलूंगा तो अब की तरह फिर मुझ पर नजर रखना। ठीक है। रेस्टोरेंट में क्या हुआ? जाना बेकार रहा। सोने के ट्रक के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। तुम शाम को तैयार रहना। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने मोबाइल फोन ऑफ करके जेब में डाला और हाथ स्टीयरिंग पर रख लिया। वो सामान्य गति से कार चला रहा था। रेस्टोरेंट से निकले उसे 15 मिनट हो चुके थे। इस वक्त उसके चेहरे पर सोच के भाव उभरे पड़े थे। वो बीते हालातों पर गौर कर रहा था। उसे हर हाल में उस ट्रक के बारे में जानना था जिसमें मोहनलाल जोगी का सोना आ रहा था, लेकिन इस सिलसिले में उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। पहले वो मस्तान सिंह से मिला तो वहां दाल नहीं गली। असलम खान और दीदार सिंह ने जान दे दी, लेकिन मोहनलाल जोगी के बारे में कोई शब्द भी ना निकाला। इससे एक बात तो जाहिर हो गई कि जोगी के आदमी उसके प्रति पूरी तरह वफादार थे, विश्वासी थे। उनके अड्डे से कोई बात निकाल पाना आसान नहीं था।
और उसे सोने वाले ट्रक के बारे में हर हाल में जानना था। देवराज चाहन ने लंच के लिए एक जगह कार रोकी और भीतर प्रवेश कर गया। मन ही मन तय कर चुका था कि आज रात को फिर कहीं तगड़ी कोशिश करेगा, जोगी के किसी खास आदमी को घेरेगा। अगला दृश्य। करीब 4 बजे वो उस मकान पर पहुंचा जो उदयवीर राणा ने उसे रहने के लिए दिया हुआ था। कार से उतरकर आगे बढ़ा और चाबी से दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश किया। दरवाजा बंद करते हुए भीतर से सिटकनी लगाई और पलटा कि ठिठक गया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई, माथे पर बल पड़े। सामने ही कुर्सी पर वो बैठा था। क्लीन शेव्ड चेहरा, 55 बरस का स्वस्थ व्यक्ति था। सफेद रंग का बंद गले का कोट और वैसी ही पैंट थी। पांव में सफेद रंग के चमकते जूते। उसकी आंखें किसी सांप की भांति चुभती सी महसूस हो रही थी। वो थोड़ा सा आगे को झुका, दोनों हाथ टेबल पर रखे। एकटक वो देवराज चौहान को देखे जा रहा था। कई पलों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। देवराज चौहान ने अपने मन की हालत पर काबू पाया और एक कदम आगे बढ़ाया। कौन हो तुम? वो देवराज चौहान को शांत नजरों से देखता रहा। जुबान नहीं है मुंह में। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। बाहर ताला लगा हुआ था, तुम भीतर कैसे आए? खिड़की से। खुली हुई थी, उसने सपाट स्वर में कहा। कौन हो तुम? जोगी। मोहनलाल जोगी कहते हैं मुझे। उसका स्वर पहले जैसा था। देवराज चौहान चौंका। अगले ही पल खुद पर काबू पा लिया। मोहनलाल जोगी हो तुम? हाँ, वही जोगी जो अंडरवर्ल्ड का। ठीक समझे। यहां क्या कर रहे हो? देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हो उठा। तुमसे मिलने आया था। उसका स्वर पहले जैसा ही था। उसकी आंखों में झांकते देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। अकेले तो नहीं आए होगे? क्या मतलब? मतलब कि तुम जैसा इंसान अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता। जाने कितने होंगे जो तुम्हारी जान लेने के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहे होंगे। मेरी बात छोड़ो कि मैं कहाँ अकेला जाता हूं या कहाँ नहीं। योगी का स्वर पहले की तरह ही सपाट था। लेकिन इस वक्त तो मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूं। देवराज चौहान की निगाह कमरे में घूमी। कहाँ है तुम्हारे आदमी? टेबल पर रखे जोगी के हाथ उठे। ताली बजी। अन्य 2 कमरों से हथियारबंद आदमी निकलकर उस कमरे में फैल गए। वो 8 आदमी थे और हर कोई खतरनाक महसूस हो रहा था। देख लिया? जोगी ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान की निगाह पुनः जोगी पर जा टिकी। ये बात तो मैं बिना देखे भी समझ रहा था। मैं। जोगी का स्वर सख्त हुआ। किसी के पास नहीं जाता। मेरे आदमी ही जरूरत पड़ने पर लोगों से मिलते हैं। लेकिन मैं तुमसे मिलने आया। जानते हो क्यों? देवराज चौहान सब समझ रहा था। क्योंकि तुम देवराज चौहान हो। देवराज चौहान ने कश लिया और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। कैसे पहचाना? मोहनलाल जोगी से ऐसे सवाल पूछना बेवकूफी है। क्यों आए हो? तो मैं समझाने आया हूं कि राणा की शय पर मेरे मामलों में दखल मत दो। कुछ भी हासिल नहीं होगा। जैसे पहले सब कुछ था वैसे ही रहने दो। तुम। मैं तुम्हारे किसी भी धंधे में दखल नहीं दे रहा। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हारे सब धंधे पहले की तरह ही चल रहे हैं। मोहनलाल जोगी ने कठोर निगाहों से उसे देखा। तुमने मेरे 3 आदमियों को छेड़ा। मस्तान सिंह, असलम खान और दीदार सिंह, और 2 को मार दिया। ऐसी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करता। ना ही तुमसे दुश्मनी लेना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कदम मेरे आदमियों की तरफ उठें। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं।
अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मजबूरन मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़कर जोगी को देखा। मेरी और राणा की लड़ाई के बीच तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वो मैं तुम दोनों की लड़ाई के बीच नहीं आ रहा हूं। देवराज चौहान ने उसकी बात काटी। जोगी ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम्हारी और राणा की लड़ाई अपनी जगह है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। मैं उस मामले में नहीं हूं। राणा ने मेरा खास काम किया था और मैंने उसे जुबान दी थी कि मैं उसके बदले उसका एक काम करूंगा। मैं वही काम कर रहा हूं। मेरे खिलाफ? हाँ, लेकिन वो काम तुम्हारे और राणा के बीच मौजूद दुश्मनी से वास्ता नहीं रखता। क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? तुम्हें नहीं बताया जा सकता। जोगी के होंठ भिज गए। मेरे आराम से बात करने का तुम गलत मतलब निकाल रहे हो। जोगी ने अपने शब्दों को चबाकर कहा। अभी तक तुम ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हो कि किसके सामने खड़े हो, क्या बात कर रहे हो। मैं अच्छी तरह एहसास है मुझे कि मैं इस शहर के अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े से बात कर रहा हूं। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। लेकिन मुझे हैरानी है कि जोगी जैसा इंसान मेरे साथ इतने प्यार से कैसे बात कर रहा है, जबकि मैं उसके 2 आदमियों को मार चुका हूं। मोहनलाल जोगी के चेहरे पर दरिंदगी की लहर उभरी। मेरी पुरानी आदत है कि मैं सामने वाले की हैसियत देखकर बात करता हूं। तुम जैसे इंसान से दोस्ती करना बेहतर है, दुश्मनी नहीं। मेरे 2 खास आदमी तुमने मारे हैं, इस पर भी मैं सीधे सीधे तुमसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। जोगी ने कड़वे स्वर में कहा। तुमसे मिलकर तुम्हें सब कुछ समझाना जरूरी था। यह तुम्हारे ऊपर है कि मेरी बात तुम्हारी समझ में आती है कि नहीं। समझ आ रही है। देवराज चौहान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। लेकिन तुम्हें भी कुछ समझ लेना चाहिए। क्या? कि मेरे कदम आगे बढ़ चुके हैं और ये तभी रुकते हैं जब काम पूरा हो जाता है। मोहनलाल जोगी के दांत भिज गए। उसने उठकर देवराज चौहान की बांह थाम ली। देवराज चौहान को उसकी उंगलियां अपनी बांह में धंसती महसूस हुई। जोगी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो उठा। देवराज चौहान, एक बार समझाना मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मेरे आदमी और ठिकानों की तरफ देखने की भी कोशिश की तो अपने अंजाम के बारे में सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। देवराज चौहान की नजरें जोगी के आदमियों की तरफ घूमी। सबके हथियारों का रुख उसकी तरफ ही था। मेरे जाने के बाद फैसला कर लेना कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या बुरा। समझदारी इसी में है कि इस शहर से निकल जाओ। रहना है तो मेरा दोस्त बनकर रहो। कहने के साथ ही जोगी ने बांह छोड़ी। यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। अब जो भी हो, हमारी मुलाकात नहीं होगी। देवराज चौहान के होंठों पर शांत मुस्कान उभरी। जोगी, अपने हर ठिकाने पर ठीक ठाक इंतजाम कर लेना। मोहनलाल जोगी के होंठों से गुर्राहट निकली। मतलब कि तुम सीधे रास्ते पर नहीं आने वाले? नहीं। तो फिर भुगतो। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था। अब मरना। अगला दृश्य। मोहनलाल जोगी अपने आदमियों के साथ बाहर निकल गया। दरवाजा खुला रहा। कुछ पलों बाद दूर खड़ी कारों के स्टार्ट होने और जाने की मध्यम सी आवाजें आई। फिर दूर जाती आवाज कानों में पड़ती बंद होती चली गई। देवराज चौहान ने कश लिया और सिगरेट टेबल पर पड़ी एस्ट्रे में डालते हुए फोन की तरफ बढ़ा। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने उदयवीर राणा का नंबर मिलाया। राणा के मौजूद होने की वजह से उसे दूसरा नंबर दिया गया। राणा वहां राणा के ना मौजूद होने की वजह से उसे दूसरा नंबर दिया गया। राणा वहां मिला। कैसे हो देवराज चौहान? उदयवीर राणा का सर उसके कानों में पड़ा।
योगी को तो तुमने देखा ही होगा, देवराज चौहान ने पूछा। उस साले को कई बार देख चुका हूं, उदयवीर का कड़वा स्वर आया। उसका हुलिया बताओ। क्यों, क्या हुआ? हुलिया बताओ। उदयवीर राणा ने जोगी का हुलिया बताया। हुलिया ठीक था, वो जोगी ही था जो उसके पास से होकर गया था। तुम जो कर रहे हो उसकी खबरें मुझे मिल रही हैं। अच्छा कर रहे हो। उसके दो आदमियों को तुमने साफ कर दिया, दोनों उसके खास आदमी थे। जोगी का हुलिया क्यों पूछा? वो आया था तुम्हारे पास? उदयवीर राणा का चौंका स्वर उसके कानों में पड़ा। हाँ। हैरानी है कि उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। कहीं तुम उसके गले तो नहीं मिल गए? बकवास मत करो। मैं तो यूं ही कह रहा था। धमकी देकर गया है? हाँ, मुझे पीछे हटने को कह गया है। तुमने उसकी बात मान ली? मैं किसी की बात नहीं मानता, अपनी करता हूं। और मेरी बात मानो, ये जगह छोड़ दो, मैं दूसरी जगह का इंतजाम कर देता हूं। कोई जरूरत नहीं। उसके आदमी मुझ पर नजर रख रहे होंगे। वैसे भी ये जानता है कि मैं वैसे भी वो जानता है कि मैं तुम्हारा कोई काम कर रहा हूं, और तुम्हारे ठिकानों में से मुझे आसानी से तलाश कर लेना और तुम्हारे ठिकानों में से मुझे आसानी से तलाश कर लेगा। वो जानता है कि तुम देवराज चौहान हो? हाँ। फिर तो गड़बड़ वाली बात हो गई। ऐसे में तो तुम पर हर वक्त नजर रखेगा। क्या करोगे? कर लूंगा, तुम मस्त रहो। मैंने सलाह के लिए नहीं, जोगी का हुलिया पूछने के लिए फोन। अपने आदमी तुम्हारे साथ कर दूं? जोगी से लड़ाई लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है, देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़ कर कहा। कम से कम कर्ण सिंह और लाला को ही अपने साथ रख लो। जरूरत नहीं। ट्रक के बारे में कोई खबर मिली कि? मिल जाएगी, वक्त कम है। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। योगी का इस तरह आना, उसे घेरना, वापस जाना, समझ में नहीं आई थी बात। जाने क्यों उसे लग रहा था कि जोगी उससे कुछ चाहता है, वरना उसके आदमियों के साथ उसने जो सलूक किया था, उसके बाद उसे सलामत छोड़कर जाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। लेकिन जोगी धमकी भी देकर गया था कि अगर अब उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। अगला दृश्य। शाम होने के बाद देवराज चौहान बाहर निकला और कुछ दूर कार में बैठे जगमोहन को तलाशा। उसके पास पहुंचा। अब मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं रही, साथ रह सकते हो। देवराज चौहान कार में बैठा। क्या मतलब? जगमोहन ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखा। देवराज चौहान ने जोगी के आने के बारे में बताया। ओह। जगमोहन ने गहरी सांस ली। जोगी के सामने आ जाने से खतरा बढ़ गया है। हाँ, वो धमकी देकर गया है तो खामोश नहीं बैठने वाला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। ट्रक के बारे में पहले ही कोई खबर नहीं मिल रही, अब तो जोगी और परेशानी खड़ी कर देगा। अपने आदमियों को सावधान कर देगा, हर जगह आदमी लगा देगा, तुम्हारे हुलिया के बारे में भी सबको बता देगा। तुम उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाओ, इस बात का पूरे से पूरा इंतजाम करेगा। देवराज चौहान ने कश लिया। ये तो अच्छा है कि अभी उसे इस बात की खबर नहीं कि हम सोने से भरे ट्रक के बारे में खबर पाने के फेर में हैं। उसे मालूम होता तो शायद तुम्हें जिंदा छोड़कर न जाता। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर रह गया। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। अब क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी। यहां रहूंगा तो जोगी कभी भी अपने आदमी के साथ आ जाएगा या अपने आदमी भेज देगा। बेकार में मुसीबत में पड़ना ठीक नहीं है। तो कहाँ जाओगे? किसी सस्ते से होटल में ठिकाना बनाना होगा।
ताकि जोगी के ख्याल में ना आए कि हम वहां भी हो सकते हैं। तुम कहाँ ठहरे हो? जगमोहन ने बताया। अच्छी बात है, जहां मैं ठहरूंगा तुम्हारा तुम्हारे होटल फोन करके खबर कर दूंगा। जहां मैं ठहरूंगा तुम्हारे होटल फोन करके खबर कर दूंगा। देवराज चांद ने जगमोहन के चेहरे पर निगाह मारी। योगी और उसके आदमियों के साथ साथ हमें उस छड़ी वाले की नजरों से भी बचना है, जो पूरी तरह मेरी हरकतों पर नजर रखे हुए है। छड़ी वाला कभी भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। हाँ, लेकिन उस पर काबू पाना आसान नहीं है। वो बहुत चालाक है। उसके आदमी आसपास रहते हैं। वो अपने पर हाथ डालने का मौका नहीं देता। देवराज चांद होंठ सिकोड़कर बोला। कभी तो हत्थे चढ़ेगा। जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। अब क्या करना है? अब हम सीधे सीधे मैदान में आएंगे। देवराज चांद ने कश लिया। योगी खुलकर सामने आ गया है तो वो चैन से नहीं बैठेगा, लेकिन उसे कामयाब नहीं होने देना है और इस बात का भी एहसास नहीं होने देना है कि हम उस ट्रक के बारे में जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसे इस बात की भनक भी पड़ गई तो फिर हम उस ट्रक तक नहीं पहुंच सकते। वो अपनी सुविधा के मुताबिक ट्रक को आगे पीछे कर लेगा। जगमोहन ने सिर हिलाया। दूसरा, हमें आज हर हाल में उस छड़ी वाले पर काबू पाना है। जानना है कि वो कौन है और क्या चाहता है। मतलब कि ट्रक के बारे में जानकारी की कोशिश के साथ जोगी के आदमियों से भी निपटना है और छड़ी वाले से भी पार पाना है। काम क्या है और कैसे करना है? उदयवीर राणा के मुताबिक पांडव नगर के मुख्य चौराहे के पास ही बंगला है, जिस पर अधिकतर नीला रंग हुआ पड़ा है। वो बंगला पार्टी या शादी ब्याह के लिए बुक किया जाता है, जबकि हकीकत में वो मोहनलाल जोगी की जगह है और उसकी पहली मंजिल पर धंधा होता है। नीचे पार्टी हॉल होने की वजह से इस बात का शक करना आसान नहीं कि वहां युवतियों से धंधा कराया जाता है। वहां से जोगी को अच्छी आमदनी होती है। वहां की कमाई को जोगी का खास आदमी शाह सप्ताह में 2 बार लेने आता है, मंगल और शुक्रवार को। आज शुक्रवार है। मतलब कि वहां धावा बोला जाए? जगमोहन के होंठों से निकला। हाँ, योगी के खास आदमी शाह को अपने काबू में करना होगा। देवराज चांद ने शब्दों को चबाकर कहा। वो यकीनन जानता होगा कि सोना लेकर वो ट्रक कब और कहां आ रहा है। फिर हमें चलना चाहिए। कुछ ही देर में अंधेरा। चलते हैं, देवराज चांद ने कहा। लेकिन हम साथ साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग वहां पहुंचेंगे। तुम मुझे कवरिंग दोगे। योगी या फिर छड़ी वाला कभी भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हें कवरिंग देने वाला कोई नहीं होगा। तुम खतरे में गिर सकते हो। मैं सावधान रहूंगा। जगमोहन ने सिर हिलाया। देवराज चांद कार से बाहर निकल गया। तुम पांडव नगर के उसी बंगले में पहुंचो। बाहर से ही नजर रखना। तुम्हारे पीछे पीछे मैं वहीं पहुंच रहा हूं। रास्ते में इस बात का ध्यान रखना कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा है। जगमोहन ने कार स्टार्ट की। याद रखना कि 2 अहम काम हैं। मोहनलाल जोगी के आदमियों से पीछा छुड़ाना और छड़ी वाले पर किसी भी तरह काबू पाना। साथ ही जोगी के खास आदमी शाह को कब्जे में करना है। यानी कि जो भी काम पहले सामने आ जाए उसे कर देना। समझ गया? कहने के साथ ही जगमोहन ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। जगमोहन ने एक ही निगाह में पांडव नगर चौराहे के पास उस बंगले को पहचाना। उसके बाहर जगमग लाइटें जल रही थी और पार्किंग में कई कारें मौजूद थी। जगमोहन ने आसपास का जायजा लेने के पश्चात कार को ऐसी जगह रोक दिया कि देवराज चाहन आए तो उसे देख सके। इंजन बंद करके उसने फौरन गर्दन घुमाई और उस काली कार को देखा, जो शुरू से ही उसके पीछे लगी हुई थी और आसानी से उसकी नजरों में आ गई थी। उस काली कार ने यह छिपाने की चेष्टा नहीं की थी कि वो उसके पीछे है। जगमोहन इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि काली कार में मौजूद आदमी मोहनलाल जोगी के हैं या छड़ी वाले के। कार में ही बैठा जगमोहन देवराज चाहन के वहां पहुंचने का इंतजार करने लगा।
अगला दृश्य। देवराज चौहान 20 मिनट बाद वहां पहुंचा। उसने पार्किंग में कार पार्क की और बाहर निकलकर सिगरेट सुलगाते इधर उधर निगाह मारी तो जगमोहन की कार नजर में आई और स्टीयरिंग सीट पर बैठे जगमोहन की भी हल्की सी झलक मिली। देवराज चौहान लाइटों से सजे बंगले में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही बहुत बड़ा हॉल था। वहां किसी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। एक तरफ रखा बड़ा सा केक नजर आ रहा था। 150 से ऊपर लोग वहां मौजूद थे। तभी एक तरफ सीढ़ियां नजर आई जो ऊपर जा रही थी। वहां एक गोरखा भी खड़ा था। देवराज चौहान उस तरफ बढ़ गया। पास पहुंचकर देवराज चौहान सीढ़ी चढ़ने लगा तो गोरखे ने टोका, किधर जाता है साहब? देवराज चौहान ने ठिठक कर उसे घूरा। ऊपर। ऊपर जाना मना है साहब। मना है? जी साहब। मेरे को नहीं पहचाना? नहीं। कितनी बार तो ऊपर गया हूं, आज कैसे मना हो गया? देवराज चौहान ने उखड़े स्वर में कहा। यह खबर सुनकर गोरखा कुछ सीधा हुआ। आप पहले आए हैं साहब जी? अब गधे, लिख कर दूं क्या? देवराज चौहान का सर तीखा था। गोरखा कुछ नहीं कह सका। देवराज चौहान ने जेब से 100 का नोट निकाला और उसकी जेब में ठूंसता हुआ बोला, इस 100 के नोट को ना भूलना, तो मुझे भी याद रखोगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान सीढ़ियां चढ़ गया। गोरखे के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। साहब ने ये तो बताया कि नोट को याद रखूंगा या साहब को? अगला दृश्य। ऊपर भी नीचे की ही तरह हॉल था, लेकिन कुछ छोटा। एक तरफ खूबसूरत बार बना हुआ था और दूसरे कोने में दीवार के साथ सटे करीब 15 केबिन नजर आ रहे थे। वहां करीब 30-35 मर्द थे। कुछ बार के पास विस्की में मस्त थे, कुछ हॉल में मौजूद टेबल कुर्सियों पर बैठे थे। एक दो जोड़ों को केबिन से निकलते देखा और उनमें जाते देखा। सब तरफ नजरें घुमाने के बाद देवराज चौहान काउंटर पर पहुंचा। काउंटर के पीछे 2 व्यक्ति खड़े थे। एक पैक बनाने में व्यस्त था, दूसरा उसे देखकर मुस्कुराया। वेलकम। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। देवराज चौहान मुस्कुराया। आप शायद पहली बार यहां आए हैं, बारमैन पूर्वतः लहजे में कह उठा। यस। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। बियर? बारमैन बियर तैयार करने लगा। यहां का पता किससे मिला? देवराज चौहान के चेहरे पर मीठी मुस्कान उभरी। लगता है आने जाने वालों के बारे में जानकारी रखना आपकी ड्यूटी में शामिल है। यस, यस सर, उसने सामान्य स्वर में कहा। हमें इसी बात के पैसे मिलते हैं। कहने के साथ ही उसने बियर का मग देवराज चौहान के सामने रखा। यहाँ के बारे में आपको किसने बताया? उसी अंदाज में मुस्कुराते देवराज चौहान ने मग उठाया और घूंट भरा। गुलाटी ने यहाँ के बारे में बताया था। गुलाटी? नहीं जानते? नहीं। गुलाटी आने वाला है, यही मिलना था उससे। आए तो मिल लेना। बारमैन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। देवराज चौहान घूमा और काउंटर से टेक लगाए घूंट भरते वहां निगाह दौड़ाने लगा। मौजूद सभी लोग मौज मस्ती में डूबे हुए थे। उदयवीर राणा ने बताया था कि यहाँ का काम धाम मनोहर लाल संभालता है, लेकिन उसे मनोहर लाल से नहीं बल्कि शाह से काम था। जिस मनोहर लाल के पास आकर कमाई की इकट्ठी हुई रकम लेनी थी जिसने मनोहर लाल के पास आकर कमाई की हुई इकट्ठी रकम लेनी थी। लेकिन देवराज चौहान के लिए दिक्कत यह थी कि वो शाह को पहचानता नहीं था। तभी बारमैन के शब्द कानों में पड़े। मौज मस्ती के सामान का इंतजाम कर दूं जनाब? देवराज चौहान पलटकर घूंट भरते हुए बोला, अभी नहीं, गुलाटी को आ लेने दो। इस जवाब पर बारमैन कुछ न कह सका। कुछ और पूछना है? जी? देवराज चौहान के पूछने पर वो अचकचाया। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा पूछताछ भी अच्छी नहीं होती। जब गुलाटी का नाम ले लिया तो गुलाटी के आने तक तुम्हें अपनी पूछताछ रोक लेनी चाहिए।
बारमैन ने तीखे अंदाज में मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। देवराज चौहान बियर का मग थामे घूंट लेते हॉल में टहलने लगा। अगला दृश्य। वो 50 बरस का 6 फुट लंबा चौड़ा व्यक्ति था। बदन बदन पर सूट पहन रखा था। उसके उठने वाले कदमों में विश्वास था। गोरा रंग, सिर पर आधे बाल थे। कुल मिलाकर वो पूरी तरह आकर्षक नजर आ रहा था। उसके भीतर प्रवेश करते ही देवराज चौहान की निगाह उस पर टिक गई थी। वो कहीं भी नहीं रुका और तेज तेज कदमों से एक तरफ बढ़ता चला गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर शाह। बारमैन की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी तो वो सतर्क हुआ। उसी पल वो लंबा चौड़ा आकर्षक व्यक्ति ठिठका। उसने बारमैन की तरफ देखा, फिर हाथ हिलाकर पुनः आगे बढ़ गया। उसका रुख सामने नजर आ रही गैलरी की तरफ था। देखते ही देखते वो नजरों से ओझल हो गया। शाह आ गया था। पेमेंट लेकर कुछ ही देर में बाहर निकलेगा। देवराज चौहान फौरन उठा, बार काउंटर पर पहुंचकर बियर की पेमेंट की। जा रहे हैं सर? बारमैन ने पूछा। हाँ, गुलाटी नहीं आया। तो क्या हो गया सर? हम हैं आपकी सेवा के लिए, एक से एक बढ़िया। वो तो है, लेकिन गुलाटी के बिना किसी भी काम में मजा नहीं आता। देवराज चौहान मुस्कुराया। जनाब, केबिन में तो आपने गुलाटी के साथ नहीं जाना। वहां तो कल आऊंगा, देवराज चौहान ने कहा और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान उस बंगले के मुख्य द्वार से बाहर निकला और पार्किंग की तरफ बढ़ते उस तरफ निगाह मारी जहां जगमोहन कार में मौजूद था। लेकिन वहां ना तो कार थी और ना जगमोहन। देवराज चौहान ने हर तरफ निगाह मारी, लेकिन जगमोहन या उसकी कार कहीं भी नजर नहीं आई। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि ऐसे मौके पर जगमोहन चला कहाँ गया। फिर अपनी कार की तरफ बढ़ते यही सोचा कि जगमोहन अवश्य किसी खास बात के लिए ही यहां से हिला होगा। देवराज चौहान कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठा और सिगरेट सुलगा ली। उसे इंतजार था शाह के बाहर आने का। इसके साथ उसकी नजरें जगमोहन की तलाश में भी फिर रही थी, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। करीब 20 मिनट बाद शाह बाहर निकला। उसकी चाल में तेजी थी और हाथ में थमे ब्रीफकेस को देखने पर महसूस हो रहा था कि वो भारी है। देखते ही देखते वो एक कार के पास पहुंचा। करीब पहुंचते ही कार का पीछे वाला दरवाजा खुला। शाह के भीतर बैठते ही दरवाजा बंद हो गया और कार आगे बढ़ गई। होंठ भींचे देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। साथ ही साथ उसकी निगाह जगमोहन की तलाश में घूमी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर देवराज चौहान की कार शाह की कार के पीछे लग चुकी थी। देवराज चौहान की पैनी और सतर्क निगाह शाह की कार पर थी। शाह मोहनलाल जोगी का खास आदमी था। इस पर काबू पाना जरूरी था। इस बात की पूरी आशा थी कि शाह को खबर होगी कि ट्रक में सोना कब और किस रास्ते से लाया जा रहा है। देवराज चौहान ने यह जानने की कोशिश की कि कोई कार उसके पीछे तो नहीं, लेकिन पीछे आने वाले वाहनों में से वो ऐसी किसी कार को पहचान नहीं पाया। अगला दृश्य। जनाब, कार ड्राइव करने वाला बोला, एक कार शुरू से ही पीछे है। इन शब्दों को सुनते ही शाह के होंठों पर जहरीली मुस्कान उभरी। अच्छी तरह तसल्ली कर लो। शाह ने पीछे देखने की कोशिश नहीं की। तसल्ली करने के बाद ही आपसे कहा है। मानता हूं तुम्हारी नजरें शुरू से ही तेज हैं सुजान, शाह ने कहा और बगल में बैठे व्यक्ति को देखकर बोला, तो जोगी साहब का ख्याल ठीक ही रहा कि देवराज चौहान हमारे पीछे लग सकता है। करना क्या है? करेगा देवराज चौहान, लेकिन निपटारा हम करेंगे, शाह ने दांत भींचकर कहा। मैं समझा नहीं। शेखर, देवराज चौहान किसी मकसद से ही हमारे पीछे है। काम वही होगा जो असलम खान और दीदार सिंह से था, लेकिन अब देवराज चौहान मरेगा। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? है। सुजान, तुम्हारे पास? है, लेकिन आप ये बात पक्की तरह कैसे कह सकते हैं कि पीछे देवराज चौहान ही है? देवराज चौहान ही है, शाह ने दांत भींचकर कहा।
ये हमें हर हाल में रोकेगा। तुम कार को ऐसी सड़क पर ले चलो जहां वाहन कम हो और वो हमें रोकने की हिम्मत करे। जब वो ऐसा करे तो तुमने थोड़े से नखरे दिखाकर कार को ऐसे रोकना है जैसे तुम कार रोकने पर मजबूर हो गए हो। समझ गया? सुजान जोर से सिर हिलाकर कह उठा। अगला दृश्य। इस वक्त तो देवराज चौहान को सपने में भी एहसास नहीं था कि शाह को अपना पीछा किए जाने का पता चल चुका है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि शाह को अपने कब्जे में करके उससे आने वाले ट्रक के बारे में जानकारी हासिल करनी है। 10 मिनट बाद आगे वाली कार को उसने दाईं तरफ मुड़ते देखा। देवराज चौहान ने अपनी कार शाह की कार के पीछे लगा दी। यह सड़क अन्य सड़कों की अपेक्षा शांत थी। इस सड़क पर बहुत कम वाहन आ जा रहे थे। देवराज चौहान के होंठ सख्ती से भिज गए। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। देखते ही देखते दोनों कारों का फासला कम होने लगा। दोनों कारें बराबर बराबर पहुंची। अगले ही पल देवराज चौहान की कार थोड़ी सी आगे बढ़ी और कार को जोरदार साइड मारी। जोरदार आवाज हुई और दोनों कारें जोर से लहराई। अगला दृश्य। सुजान ने कठिनता से कार पर काबू पाया। जनाब, ये तो टक्करे मार रहा है। सुजान सिंह दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। कोई बात नहीं, शाह ने खतरनाक स्वर में कहा। 2-3 टक्करों के बाद रोकना। लेकिन इसका करना क्या है? शेखर ने गुस्से से कहते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। खत्म करना है। शाह का स्वर वहशी हो गया। तो समझो हो गया। भूल में मत रहना शेखर, ये देवराज चौहान है जो भी हो, बचने वाला नहीं है ये। तभी एक और टक्कर लगी। कार को जोरदार झटका लगा। सुजान, शेखर गुर्राया। हाँ? कार को कंट्रोल करता सुजान कह उठा। अब और नहीं। अब की बार टक्कर पड़ते ही कार को रोकना। हरामी को खत्म करना है। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने दांत भींचकर तीसरी जबरदस्त टक्कर मारी तो दूसरी कार जोरों से लड़खड़ाई। देखते ही देखते बैलेंस बिगड़ा और सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराई। जोरदार आवाज हुई। कार का बोनट उठकर ऊपर हो गया। देवराज चौहान ने दांत भींचकर ब्रेक लगाए और फुर्ती से बाहर निकलते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाली। तभी दूसरी कार से 2 आदमियों को बाहर निकलते देखा। दोनों के हाथ में रिवॉल्वरें थमी थी। उसकी कार की हेडलाइट में वो दोनों स्पष्ट चमक रहे थे। शाह कार से बाहर नहीं निकला था। देवराज चौहान ने बिना वक्त गवाए एक का निशाना लिया, लेकिन हालात ऐसे थे कि गोली सही निशाने पर ना लगकर उसके कंधे पर लगी। वो चीख कर नीचे जा गिरा। तब तक दूसरा कार की ओट में हो चुका था। आगे बढ़ते बढ़ते देवराज चौहान टटका। फौरन ही कार की ओट में हो गया। खुले में जाना खतरे से खाली नहीं था। कार में बैठा शाह और पीछे छिपा व्यक्ति उसका निशाना ले सकते थे। अभी तक उसके आसपास से कोई वाहन नहीं निकला था। कार की ओट में छिपा देवराज चौहान कार के बंद शीशों के पार दूसरी कार की पोजीशन और शाह को देखने की कोशिश करने लगा। अगला दृश्य। हरामजादे ने सुजान को गोली मार दी। कार के पीछे छिपा शेखर कह उठा। चिंता मत करो, कार के भीतर से शाह ने कठोर आवाज में कहा। उसके कंधे पर गोली लगी है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेखर का खतरनाक स्वर शाह के कानों में पड़ा। बात कम करो, उसे खत्म करो। उसके बाद खामोशी छा गई। शाह ने भी रिवॉल्वर निकाल ली थी। वो जानता था कि उसका इस तरह कार में बैठे रहना खतरे से खाली नहीं था। देवराज चौहान मौका पाकर उसे कार में ही घेर सकता था और अपने बचाव में वो 4 फुट भी इधर उधर नहीं हो सकता था। लेकिन कार से निकलना भी ठीक नहीं था। शेखर, शाह दांत भींचकर गुर्राया। हाँ? कार का बोनट नीचे करो, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। बोनट गिराकर तुम पेड़ की ओट में हो जाना। सुजान घायल है। देवराज चौहान उस पर गोली नहीं चलाएगा और तुम हर हाल में उसे खत्म करके ही रहोगे। समझ गए? शाह की आवाज में दरिंदगी थी। पेड़ से टक्कर लगने के कारण कार खराब भी हो सकती है। देखा जाएगा, तुम बोनट नीचे करो।
शेखर ने 2 मिनट में ही बोनट नीचे कर दिया। तब तक शाह पीछे वाली सीट से आगे वाली सीट पर आ चुका था और कार भी स्टार्ट हो चुकी थी। इसके साथ ही उसने कार बैक की। तभी एक गोली आई, परंतु कार बैक होने की वजह से गोली कार की बॉडी में जा धसी। अगले ही पल कार तेजी से सड़क पर दौड़ी। शेखर ने देखा कि देवराज चौहान भी कार में बैठने की तैयारी में है, तो शेखर ने एक साथ 2 फायर कर दिए। उसके देखते ही देखते देवराज चौहान पुनः कार के पीछे जा छुपा। शेखर को कत्ल कर देने वाली निगाह देवराज चौहान की कार शेखर की कत्ल कर देने वाली निगाह देवराज चौहान की कार पर थी। कई पल इसी घात भरी खामोशी में गुजर गए। तभी गोली की आवाज के साथ शेखर की चीख गूंजी। देखते ही देखते शेखर उछलकर नीचे गिरा। रिवॉल्वर छूटकर अंधेरे में खो गई। शेखर टांग थामे नीचे पड़ा तड़प रहा था। उसी पल अंधेरे में से निकलकर छड़ी वाला शेखर के पास आ पहुंचा। उसके एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे में रिवॉल्वर। शेखर से नजरें हटाकर उसने सुजान को देखा, जो घायल कंधा लिए नीचे बेदम पड़ा था। यहां आ जाओ देवराज चौहान, छड़ी वाले ने ऊंचे स्वर में कहा। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। अगला दृश्य। गोली की आवाज के साथ देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाले को गिरते देखा था। वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अभी वो मामला समझने की चेष्टा कर ही रहा था कि कानों में जो आवाज पड़ी, उस आवाज को उसने फौरन पहचाना। छड़ी वाले की आवाज। तो आ गया वो। देवराज चौहान कार की ओर से निकला। सड़क पार करते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। आने वाले हर खतरे के प्रति सावधान था वो। इतना तो वो महसूस कर ही चुका था कि शाह कार में भाग निकला है। अब जो बचा है वो उसके काम का नहीं है। पास पहुंचने पर कार की हेडलाइट की रोशनी में छड़ी वाले से उसकी आंखें मिली। यहां अब तुम्हारी जान लेने वाला कोई नहीं है। जिसकी तुम्हें जरूरत थी, मतलब कि शाह, वो तो भाग निकला है। तुम्हारे सवालों के जवाब तो शायद वही दे सकता था, छड़ी वाले ने तीखे भाव में कहा। अब की बार भी तुम खाली हाथ रह गए। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। देवराज चौहान के होठों पर कसाव आ गया। मुझे जानते भी हो और तरस खा रहे हो मुझ पर? देवराज चौहान ने उसे घूरा। छड़ी वाले ने रिवॉल्वर जेब में डालकर शांत भाव से कहा, मैं गलत कह गया। तरस जैसा शब्द तुम जैसों पर लागू नहीं होता। देवराज चौहान ने घायल पड़े सुजान और शेखर पर निगाह मारी। तुम अपने बारे में नहीं बताओगे कि तुम कौन हो? हर बार यही सवाल पूछोगे? आम खाने से मतलब रखो। मैं हूं और तुम्हारी जान बचा रहा हूं। तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। छड़ी वाले ने मुस्कुराकर कहा। इतना ही बहुत होता तो मैं सवाल ना करता। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो। अच्छा होगा कि तुम खुद ही बता दो कि कौन हो तुम। बेकार के सवालों में। तभी देवराज चौहान ने रिवॉल्वर का रुख छड़ी वाले की तरफ कर दिया। छड़ी वाले ने शांत भाव से आंखों पर पड़े काले चश्मे को ठीक किया। गोली चलाने की कोशिश मत करना। रिवॉल्वर का रुख दूसरी तरफ कर लो। क्यों? डर लगता है? डर तो तुम्हें लगना चाहिए, क्योंकि मेरे आदमियों ने तुम्हें निशाने पर ले रखा है। रिवॉल्वर नीचे कर लो, वरना समझ सकते हो कि क्या होगा। छड़ी वाले ने शांत स्वर में कहा। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो कि देवराज चांद के सामने यूं ही आ जाऊंगा? मैं अपना इंतजाम करके ही निकलता हूं। देवराज चांद की नजरें घूमी। चंद कदमों के फासले पर हाथों में रिवॉल्वर थामे 2 व्यक्ति खड़े थे। चलता हूं देवराज चौहान, फिर किसी ऐसे ही मौके पर मुलाकात होगी। देवराज चौहान चाहकर भी छड़ी वाले को रोक नहीं सकता था। छड़ी वाले ने पलटकर अपने आदमियों से कहा, गाड़ी लाओ। उन दोनों में से एक ने अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकाली तो कुछ दूर कार स्टार्ट होने की आवाज आई। कुछ सेकंडों में कार सड़क पर आ रुकी। देखते ही देखते छड़ी वाला कार में बैठा। फिर उसके आदमी भी भीतर बैठे और कार आगे बढ़ गई। देवराज चौहान होंठ भींचे, आंखें सिकोड़े कार को जाते देखता रहा। अगला दृश्य।
उसके बाद सब बातें भूलकर देवराज चांद ने जगमोहन को तलाश किया। हर जगह तलाश किया। उस जगह पर जहां से वो गायब हुआ था, उसके होटल जहां वो ठहरा था, या फिर वहां जहां वो खुद ठहरा था। लेकिन जगमोहन तो क्या, जगमोहन की हवा भी न मिली। जगमोहन के इस तरह गायब होने की परेशानी आसमान को छू रही थी। कहाँ गया जगमोहन? क्या वो खुद किसी सिलसिले में गया है या किसी ने उसे उठा लिया है? जगमोहन पर कौन हाथ डाल सकता है? मोहनलाल जोगी या फिर छड़ी वाला? कोई तीसरा तो था नहीं उन पर नजर रख रहा हो। अब देवराज चांद के लिए सबसे अहम काम था जगमोहन की तलाश। अगला दृश्य। देवराज चांद किसी होटल में न जाकर वापस उसी मकान पर पहुंचा जो उदयवीर राणा ने उसे रहने को दिया हुआ था। यहां आना उसके लिए मजबूरी थी। जगमोहन का अगर आना हुआ तो उसे यहीं आकर मिलेगा। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। यहां पर पहुंचते ही देवराज चांद ने उस होटल में फोन किया जहां जगमोहन ठहरा हुआ था। मालूम हुआ कि जगमोहन अपने कमरे में नहीं है, होटल नहीं पहुंचा। भाग दौड़ की वजह से थका सा वो कुर्सी पर पसर गया। अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर पाया था कि जगमोहन खुद ही कहीं गया है या उसे कोई ले गया है। वो कुछ घंटे जगमोहन के इंतजार में बिताना चाहता था। उसके बाद ही उसकी तलाश में निकलना चाहता था। लेकिन देवराज चांद को जैसे विश्वास होता जा रहा था कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया है। अगर जगमोहन खुद कहीं गया होता तो अब तक कई बार मोबाइल फोन पर बात कर चुका होता। तभी मोबाइल फोन से कॉल की आवाज आने लगी। देवराज चांद ने फौरन मोबाइल फोन निकाला और ऑन किया। हेलो, जगमोहन मिला? देवराज चांद ने पहचानने में कोई गलती नहीं की। आवाज मोहनलाल जोगी की थी। तुम? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। हाँ, जोगी, मोहनलाल जोगी। मैंने सोचा जगमोहन के बारे में खबर पूछ लूं। मिला क्या? देवराज चांद के जबड़ों में कसाव आ गया। जगमोहन तुम्हारे पास है? मैंने जोगी का कठोर स्वर उसके कानों में पड़ा। तुम्हें समझाया था कि मेरे किसी ठिकाने की तरफ या मेरे आदमी की तरफ रुख मत करना, लेकिन तुम नहीं माने। मैंने तुमसे जगमोहन के बारे में पूछा है। देवराज चांद ने दांत भींच कर कहा। मेरे पास है, तलवार की धार पर है। जोगी का कड़वा स्वर कानों में पड़ा। और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि किसी को ज्यादा देर कैद में रखूं। मैं दुश्मन को खत्म करने में विश्वास रखता हूं। जोगी, देवराज चांद गुर्रा उठा। जगमोहन के जिस्म पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। आ गई तो तुम क्या कर लोगे? जोगी की व्यंग से भरी आवाज आई। देवराज चांद ने दांत भींच लिए। बोलो, क्या कर लोगे मेरा? जोगी, बहुत बुरी मौत मरोगे तुम। लेकिन मेरी मौत से पहले जगमोहन खत्म हो जाएगा। हो सकता है बाद में तुम मुझे मार ना सको, मेरे आदमी तुम्हें मार डाले। जरूरी तो नहीं कि तुम हमेशा कामयाबी रहो। देवराज चांद की आंखों में वहशी भाव चमकने लगे। जिंदा चाहिए जगमोहन? चाहिए तो हाँ बोलो। देवराज चांद के दांत पिचे रहे। सिर्फ एक ही शर्त पर जगमोहन तुम्हें वापस मिल सकता है। जोगी की कड़वी आवाज आई। बोलो। जगमोहन को लो और शहर से निकल जाओ, नहीं तो अगले 10 मिनट में जगमोहन की लाश शहर की किसी सड़क पर पड़ी होगी। जल्दी फैसला करो। देवराज चांद दांत किटकिटा उठा। लगता है जगमोहन की जरूरत नहीं। मुझे मंजूर है। मतलब कि शहर छोड़कर जा रहे हो? तुमने मजबूर कर दिया है, अब जाना ही पड़ेगा। खुद पर काबू पाता हुआ देवराज चांद कह उठा। गुड। मैं जानता हूं तुम समझदार हो और तुम्हारा यही जवाब होगा। 1 घंटे बाद शहर की उत्तरी सीमा के बैरियर से 1 किलोमीटर पहले मिलो। वहां मेरे आदमी जगमोहन को तुम्हारे हवाले कर देंगे और उसके बाद तुमने सीधा शहर से निकलते चले जाना है। अगला दृश्य। देवराज चांद ने कार रोकी और बाहर निकलकर बोनट से टेक लगाते हुए सिगरेट सुलगा ली। मोहनलाल जोगी की बताई जगह पर
वो आ पहुंचा था। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे शहर की सीमा थी। भोर हो चुकी थी। दिन का उजाला अभी अभी फैला था। देवराज चौहान ने सिगरेट समाप्त की ही थी कि पास आकर एक वैन रुकी। एक के बाद एक उसके दरवाजे खुले और 6 हथियारबंद आदमी बाहर निकले और उसे घेर लिया। देवराज चौहान सख्त निगाहों से उन्हें देखता रहा। फिर सातवां आदमी फिर सातवां आदमी जगमोहन को लेकर वैन से निकला। जगमोहन को ठीक ठाक देखकर देवराज चौहान के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। तुम ये शहर छोड़कर जा रहे हो? जगमोहन के पास खड़ा व्यक्ति कह उठा। हाँ। देवराज चौहान के भिजे होठ हिले। उन लोगों ने जगमोहन को वहीं छोड़ा और खुद वैन में जा बैठे। देखते ही देखते वैन स्टार्ट हुई और दूर होती चली गई। जगमोहन गहरी सांस लेकर देवराज चौहान के पास पहुंचा। जोगी के हाथों में कैसे पड़ गए? देवराज चौहान ने पूछा। रात को जब तुम पांडव नगर वाले बंगले में गए थे, मैं बाहर कार में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि पीछे लगी जोगी की कार में बैठे आदमी ने मुझ पर निशाना लिया और मैं कुछ न कर सका, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अब तुम क्या शहर छोड़ रहे हो? जगमोहन ने पूछा। क्यों? जोगी ने कहा कि उसे कहने दो। तुम्हें कैद करके तो मुझसे कोई भी काम करा सकता है, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। किसी की किसी की ऐसी धमकी मेरे लिए मामूली बात है। रात तुम शाह के पीछे थे, एकाएक जगमोहन बोला। उसका क्या हुआ? देवराज चौहान ने बताया। मतलब कि ट्रक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं। तो अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? शहर से बाहर जाने वाली बात कर रहे हो? देवराज चौहान कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। हाँ, भूल जाओ इस बात को। अपना काम अधूरा छोड़कर मैं जाने वाला नहीं, देवराज चौहान कड़वे स्वर में कह उठा। अब जोगी को समझा दूंगा कि तुम्हें पकड़कर बिठा लेना सस्ते का सौदा नहीं है। इससे पहले कि जगमोहन कुछ कहता, सड़क के किनारे आहट हुई तो दोनों की नजरें उस तरफ गई। वहां से छड़ी वाले को आते पाकर वो दोनों चौंके। छड़ी वाला कुछ कदम पहले ही ठिठक कर शांत भाव में मुस्कुराया। ये तो यहां भी पहुंच गया, जगमोहन दांत भींच कर कह उठा। देवराज चौहान की तीखी निगाह उसी पर थी। सुबह सुबह यहां क्या कर रहे हो? छड़ी वाले ने शांत स्वर में पूछा। तुम्हें तो हर बात की खबर रहती है, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। हर बात की नहीं, छड़ी वाले ने सिर हिलाया। सिर्फ तुम्हारी हरकतों की खबर रहती है। जैसे कि उस मकान पर पहुंचने के कुछ देर बाद तुम फिर निकले तो मुझे खबर मिल गई। मेरे आदमी तुम्हारे पीछे भी रहे और मोबाइल फोन पर मुझे रास्ते की जानकारी भी देते रहे, हमेशा की तरह। इसी वजह से मैं आसानी से यहां आ पहुंचा। ये लोग कौन थे जो तुम्हारे साथी को लाए थे? तुम नहीं जानते? जानता होता तो पूछता ही क्यों? जोगी के आदमी थे, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। समझा, तो उसने तुम्हारे साथी को पकड़ लिया था? छड़ी वाले के होठों से निकला। तो छोड़ा क्यों? इस शर्त पर कि मैं उसके कामों में दखल न देकर अभी शहर से बाहर निकल जाऊं। गुड। उसने अपनी छड़ी हिलाई। तो भागने की तैयारी में हो? देवराज चौहान से घूरता रहा। साले की गर्दन पकड़ूं? जगमोहन दांत पीसकर धीमे स्वर में कह उठा। नहीं, आसपास इसके आदमी होते हैं, वो छिपे होंगे। ये बात मैं चेक कर चुका हूं। जवाब तो दे दो, जा रहे हो क्या? छड़ी वाला पुनः बोला। नहीं। मेरा भी यही विचार था कि देवराज चौहान पीठ दिखाने वालों में से नहीं है, छड़ी वाला मुस्कुराया। लेकिन समझ के मामले में तुम कुछ कमजोर हो। अच्छा, देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, कैसे?
क्या गलती हुई मुझसे? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, शुरू से ही तुम्हारे काम आ रहा हूँ। तुम्हारी जान बचाई है और ये काम तुमने अपने किसी मतलब की खातिर किया है। मैं तो तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, छड़ी वाला कह उठा। हर कदम पर मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ और तुम मेरे सामने ही दूसरों से उस ट्रक के बारे में पूछ रहे हो कि ट्रक में सोना कब लाया जा रहा है। ऐसी बातें मैंने गलत तो नहीं कहा? तुमने तो गलत नहीं कहा, लेकिन मैं इन बातों में कहाँ गलत हूँ? हाँ, गलत हो, छड़ी वाले ने सिर हिलाकर कहा। मेरी नजरों में तो भारी तौर पर गलत हो। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। कोई तगड़ा ही तीर छोड़ने जा रहा है ये, जगमोहन बड़बड़ाया। देवराज चौहान की प्रश्न भरी निगाह छड़ी वाले के चेहरे पर जा टिकी। जो सवाल तुम दूसरों से पूछ रहे हो वो मुझसे भी पूछ लेते। तुमसे? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, छड़ी वाले ने पुनः छड़ी को घुमाया। इसका मतलब कि तुम जानते हो वो ट्रक जिसमें सोना होगा? हाँ, पूरी खबर है मुझे। तो तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा ही नहीं। अब क्यों बता रहे हो? क्योंकि पानी तुम्हारे सिर से ऊपर होने लगा है। योगी की नजरें पूरी तरह तुम पर टिक चुकी हैं। ऐसे में वो कभी भी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। और तुम नहीं चाहते कि जोगी मुझे कुछ कहे? ठीक समझे? मुझ पर यह मेहरबानी क्यों? क्योंकि तुम जोगी का सोने से भरा ट्रक लूटने जा रहे हो? छड़ी वाला मुस्कुराया। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? पूरा लेना देना है। पूरा ट्रक सोने से भरा होगा। किसी की दिलचस्पी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। देवराज चांद ने चुपती निगाहों से उसे देखा। जानते हो ये ट्रक मैं क्यों लूट रहा हूं? हाँ, उदयवीर राणा की झोली में डालने के लिए। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि उसमें से तुम्हें कुछ मिलेगा? सोने में मेरा हिस्सा इसलिए बन जाता है कि मैं तुम्हें ट्रक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वो ट्रक कब, किस वक्त, किस रास्ते शहर में प्रवेश करेगा और उसकी मंजिल क्या है, हर बात तुम्हें बताऊंगा। इस सर्विस के बदले में सोने पर मेरा भी तो हक बनता है। सब कुछ मालूम है तो तुम ट्रक पर खुद क्यों नहीं हाथ डालते? हर काम हर कोई नहीं कर सकता। छड़ी वाले ने गहरी सांस ली। वो जोगी का ट्रक है, उस पर कब्जा करना आसान नहीं है, जबकि तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। इसलिए तुम मेरे पीछे लगे थे? हाँ। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं की? मैं चाहता था तुम भागदौड़ करके अपनी तसल्ली कर लो, क्योंकि जोगी के मामले के भीतर की खबर नहीं मिलती। तुम देख भी चुके हो। एक मिनट। मैं चाहता था तुम भाग दौड़ करके अपनी तसल्ली कर लो, क्योंकि जोगी के मामलों की भीतर की खबर नहीं मिलती। ये तुम देख भी चुके हो, छड़ी वाले ने कहा। तो तुम्हें कैसे खबर मिल गई? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। मेरी बात और है। तुम अभी ठीक तरह से मुझे नहीं जानते। खबरें खोद कर लाने में मैं और मेरे आदमी माहिर हैं। अंडरवर्ल्ड की कैसी भी खबर चाहिए हो तो मैं ला सकता हूं। तो उस ट्रक के बारे में बताओ, देवराज चांद ने कहा। ऐसे नहीं, छड़ी वाले ने गर्दन हिलाई। पहले सब कुछ तय कर लो। मतलब कि सोने में हिस्सा चाहते हो? देवराज चौहान बोला। हाँ। ये नहीं हो सकता। उदयवीर राणा के हवाले मैंने पूरा ट्रक करना है, उसमें से कुछ भी नहीं निकाला जाएगा। मैंने उदयवीर को इस बात की जुबान दी है, देवराज चौहान ने कहा। तो पूरी कर लो जुबान, खड़ी वाले ने कहा। मालूम कर लो ट्रक के बारे में जानकारी, जो कि तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगी। याद रखना, अगले 4 दिन में वो ट्रक आ रहा है। ये आसानी से फंसने वाला नहीं है।
जगमोहन बड़बड़ाया। देवराज चांद के माथे पर बल पड़ गए। अब तो खास तौर से तुम ट्रक के बारे में जानकारी नहीं पा सकते, क्योंकि तुम मोहनलाल जोगी की नजरों में आ गए हो। वो तुम्हें किसी तरह का मौका नहीं देगा। कई पल सोच के बाद देवराज चांद ने कहा, क्या हिस्सा चाहते हो? तुम जो ठीक समझो वो बता दो। इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि हाथ आने पर मैं सोने का मालिक नहीं हूं। उदयवीर राणा तो पहले से ही उसका मालिक बन चुका है। देवराज चांद बोला। वो तभी मालिक बनेगा जब तुम उस ट्रक पर कब्जा कर लोगे, छड़ी वाले ने व्यंग से कहा। और ट्रक पर कब्जा तभी करोगे जब तुम्हें मालूम होगा कि वो किस रास्ते से कब आ रहा है। छड़ी वाले का कहना सही था। अगर ट्रक के बारे में उसे कोई जानकारी न मिल पाई तो सब कुछ बेकार है। अब जोगी उसके हर कदम पर रुकावट बनने की कोशिश करेगा। ऐसे में ट्रक के बारे में मालूम करना और भी कठिन बात थी। देवराज चांद ने जेब से मोबाइल फोन निकाला। क्या कर रहे हो? छड़ी वाले ने फौरन पूछा। उदयवीर राणा से बात करनी पड़ेगी, देखता हूं वो क्या कहता है। छड़ी वाले ने कुछ नहीं कहा। उदयवीर का नंबर मिला। कई बार बेल होने पर फोन उठाया गया। क्या है? उदयवीर का नींद से भरा उखड़ा स्वर कानों में पड़ा। देवराज चांद। तुम? देवराज चांद की आवाज उसने देवराज चांद की आवाज ने उसी पल उसकी नींद उड़ा दी। इतनी सुबह सुबह फोन? खैरियत तो है? अभी तक तो है। क्या मतलब? जोगी की निगाह मुझ पर पड़ चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझ पर नजर रखे हुए है। ऐसे में उस ट्रक के बारे में जानकारी पाना आसान काम नहीं है। तुम्हारा मतलब कि तुम ये काम नहीं कर सकोगे? उदयवीर का स्वर बेचैन हो उठा। जब तक ट्रक के बारे में पक्की खबर नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। और ट्रक के बारे में खबर मिलने के चांसेस आधे आधे ही हैं। अगर तुम उस ट्रक के बारे में पक्की खबर दे दो तो मैं काम पूरा होने की गारंटी दे सकता हूं। मैं मालूम कर सकता तो तुम्हें पहले ही बता देता। उदयवीर का फीका सा सर कानों में पड़ा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। कुछ करो देवराज चौहान, ये काम बहुत जरूरी है। उदयवीर का स्वर टूटा सा लगने लगा था। एक आदमी है जो ट्रक के बारे में हर लूट की जानकारी रखता है। कौन है वो? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा है। और तो उसकी गर्दन दबाकर सब मालूम कर लो, देर किस बात की है। उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। कहते हुए देवराज चांद ने छड़ी वाले पर निगाह मारी। उसके कई साथी उसके साथ हैं। खाम का खून खराबा हो ये मुझे पसंद नहीं। उस हरामजादे का नाम क्या है? मेरी उससे बात कराओ। देवराज चांद ने छड़ी वाले को देखा। उदयवीर तुम्हारा नाम पूछ रहा है और तुमसे बात करना चाहता है। मैं तुम्हें जानता हूं। मेरी बात तुमसे हो रही है, उदयवीर से नहीं। उदयवीर को मैं नहीं जानता, छड़ी वाले ने मुस्कुराकर कहा। मेरा उससे बात करना कोई जरूरी नहीं। देवराज चांद को पहले ही इस बात का एहसास था कि वो बात नहीं करेगा। वो तुमसे बात नहीं करना वो तुमसे बात करना जरूरी नहीं समझता। देवराज चांद ने उदयवीर से कहा। ट्रक के बारे में खबर देने के बदले वो उस सोने में हिस्सा चाहता है। कितना मांगता है हरामी? इस बारे में बात नहीं हुई। तो करो, 2% उसका। बात करो। नहीं मानेगा। तुम सौदा कर रहे हो भीख देने वाले ढंग से। तुम सौदा कर रहे हो, भीख देने वाले ढंग से बात मत करो। तुम बात करो उससे। ठीक है, बात करके तुम्हें फोन करता हूं। कहने के साथ ही देवराज चांद ने फोन ऑफ किया और जेब में डालते हुए 4 कदम दूरी पर खड़े छड़ी वाले से बोला, तुम क्या चाहते हो? आधा। आधा ज्यादा है, देवराज चांद ने कहा।
कोई जानकारी? ट्रक की सारी जानकारी मैं दे रहा हूं। मेरी जानकारी के बिना उस ट्रक पर हाथ नहीं डाला जा सकता। छड़ी वाले ने शब्दों को चबाकर कहा। ठीक कहा तुमने, लेकिन जानकारी तब तक बेकार रहती है जब तक उसका इस्तेमाल न किया जा सके। और तुम कह चुके हो कि उस ट्रक को लूटना तुम्हारे बस में नहीं है। छड़ी वाले के होंठ भिज गए। ऐसा सौदा करो जो ठीक लगे। उदयवीर को हाँ करने में परेशानी ना हो। 40% दे देना। यह भी ज्यादा है। ये ठीक है, छड़ी वाला गुर्राया। ठीक नहीं है तो तुम्हारे ख्याल से क्या ठीक है? छड़ी वाले का सर गुस्से से भर उठा। उस ट्रक में मौजूद सोने में से तुम्हें 25% मिल सकता है। यह बहुत कम है, छड़ी वाले ने दांत भींचकर कहा। बिल्कुल ठीक बोला है मैंने, देवराज चांद ने कहा। उदयवीर इस मामले में पहले से ही था, इसलिए उसका हक ज्यादा बनता है। इस काम के लिए वो मुझे पहले ही तैयार कर चुका है। तुम बाद में आए हो। मैं इस सौदे को नहीं जानता, छड़ी वाले ने सख्त स्वर में कहा। 40% से कम बात नहीं करनी, नहीं बात बनेगी। तुम्हारी इच्छा, देवराज चांद मुस्कुराया। तो इस मामले को हम यहीं समाप्त करते हैं। कहने के साथ ही देवराज चांद ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। तभी जगमोहन तीखे स्वर में बोला, तेरी जगह मैं होता तो 10% में भी मान जाता। ये सोचकर कि अपने बाप का क्या जाता है, भागते चोर की लंगोटी सही। तुम सही बिजनेसमैन नहीं हो। छड़ी वाला होंठ भींचे जगमोहन को देखता रहा। अगला दृश्य। इनफैक्ट नो अगला दृश्य, इसे यहीं रोकते हैं।